हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, या उसको बोलते हैं इस्तमरारी। तो इसमें क्या था कि इस्तमरारी जो परमानेंट बंदोबस्त था, ये 1793 में लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, और ये बंगाल में लागू किया गया था। ये क्या है, भारत के 19% हिस्से पे लागू किया गया था। उसके बाद जो जमींदार होता था, उसको जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। उसके बाद बोला जाता था कि गांव वालों को एक निश्चित रकम चुकानी होती थी। प्रारंभ में क्या हुआ था कि इसमें जमींदार को 11% कर वसूलने का अधिकार था। बाद में धीरे धीरे जो लगान की जो राशि थी ना, वो बढ़ती गई, और जो किसान इसको देने में असमर्थ हो जाते थे ना, उससे उसकी जमीन छीन ली जाती थी, उसको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भूमि का क्या है, सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण हुआ। वो जो जमीन थी, वो जमींदारों के हाथ में चली गई, क्योंकि लगान ज्यादा वसूल करते थे, और कंपनी को क्या है, जमींदारों के रूप में एक मतलब कि वफादार आदमी मिल गया था, एक वफादार ग्रुप या वर्ग मिल गया था। और कर्मचारी उनको कंपनी वालों को कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं करनी पड़ती थी, उनको इस चीज का फायदा मिल रहा था। लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इस जो ये काम किया है, इसको प्रारंभ में बुद्धिमत्ता मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंस काम लगा कि भाई सरकार को ना तो कर्मचारी नियुक्त करने पड़ रहे हैं, और भूमि का केंद्रीकरण हो रहा है, और लगान भी ज्यादा वसूल हो रहा है। लेकिन बाद में जमींदार की आय अपने आप बढ़ने लग गई, जमींदार अपने पास ज्यादा पैसा रखने लगे, और जो कंपनी थी, जो कंपनी की जो इनकम थी ना, वो एक तरीके से स्टेगनेंट या स्थिर हो गई, कंपनी को ज्यादा इनकम हुई नहीं। और आने वाले समय में क्या हुआ, जमींदार की जो पीढ़ियां थी ना, उच्च शिक्षा अर्जित करने लगी। उसी उच्च शिक्षा अर्जित करने के कारण भारत में पुनर्जागरण का नेतृत्व जो किया ना, उन जमींदारों ने किया। जैसे राजा राममोहन राय या बंगाल में और कोई भी जो निकल के आए ना, वो मैक्सिमम जमींदारों के ही बच्चे थे, या उनसे जमींदारों वाले ही जो बच्चे होते थे वो आए थे। इसमें क्या है, दो आदमी थे। एक थे जॉन शोर। जो जॉन शोर थे, ये कहते थे कि जमींदारों को पूरा का पूरा गांव दे दिया जाए, और पूरे गांव का मालिक बना दिया जाए जमींदारों को। और एक थे जेम्स ग्रांट। ग्रांट क्या बोलते थे कि उनको एक निश्चित मतलब कि एक तरीके निश्चित रकम दी जाए, निश्चित रकम दी जाए। तो इसमें दोनों का अलग अलग मत थे। तो इसलिए ये परमानेंट सेटलमेंट पूरे भारत में 19% हिस्से पे लागू हुआ। तो अब पढ़ेंगे हम, आपने कई जगह वर्ड सुना होगा, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। जो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी है ना, ये जो सिस्टम था, ये वैरन हेस्टिंग्स के लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे लागू हुआ था। ये लगभग का टाइम था 1792 से लेकर 1820 का टाइम। आपने रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी के बारे में सुना होगा। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि इसमें हेस्टिंग के टाइम पे लागू हुआ था, वो 1792 में कैपल्टन ने लागू किया था पहली बार। कैपल्टन ने लागू किया था इसको। और 1820 में इसको जो बॉम्बे में क्या हुआ, बॉम्बे में लागू किया इसको एल्फिस्टिन ने। और 1820 में मद्रास में जो लागू किया, वो लागू किया था थॉमस मुनरो ने लागू किया था। तो इसे इस तरह के अलग अलग लागू किया गया था। और जो इससे पहले मैंने जो बताया था, जो वो वाला सिस्टम बताया था परमानेंट सेटलमेंट वाला, वो भारत के 19% हिस्से पे लागू किया गया था, और ये भारत के 51% हिस्से पे लागू किया गया था। तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर। इसमें रैयत का जो मीनिंग होता है ना, रैयत का मीनिंग होता है किसान। मतलब किसान इसमें भूमि का स्वामी माना जाता था। और उसके बाद इसमें कोई जमींदार की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनसे डायरेक्ट मतलब कि जो टैक्स ले लिया जाता था। और जो
राज्य के जो कर्मचारी थे वो किसानों से अपना कर या टैक्स वसूल करते थे और ये 30 साल के लिए ये 30 ये 30 साल के लिए लागू किया गया था। और इसमें जो लेकिन इसकी जो लगान की जो टैक्स की जो राशि थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी। और इसमें जो नकदी या जिसको कैश क्रॉप जो बोलते हैं ना, या महाजनी जो प्रणाली थी उसको बढ़ावा मिला था। मतलब कैश क्रॉप होते हैं जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, या फिर उस टाइम पे इंडिगो या नील की खेती जो होती थी उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। 1875 में 1875 में जो बलवंत राय फड़के थे ना, उन्होंने दक्षिण में मतलब डेक्कन में जिसे बोलते हैं उसका विरोध किया था। तो रैयतवाड़ी ये टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद टॉपिक आता है महालवाड़ी। महालवाड़ी जो था, महालवाड़ी इसमें क्या होता था, महाल का मीनिंग, महाल का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है पूरा गांव या मोहल्ला, या मोहल्ला बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये प्रणाली 1822 में लागू की गई थी और ये भी हेस्टिंग्स के टाइम पे लागू की गई थी। और इसको लागू किया था मैकेंजी ने, मैकेंजी ने लागू किया था इसको पहली बार। और ये भारत की जो परमानेंट सेटलमेंट वाला था 19% पे, रैयतवाड़ी था 51% पे, तो बच गया कितना, 30% एरिया पे लागू किया था महालवाड़ी। 30% एरिया में क्या था, जिसमें 30% एरिया में जिसमें आता था आपका सेंट्रल इंडिया, जो सेंटर वाला पार्ट है, गुजरात, गुजरात के बाद आपका बुंदेलखंड मतलब यूपी वाला जो एरिया था, उसके बाद आपका वेस्टर्न यूपी, और लास्ट में हुआ था पंजाब में भी लागू हुआ था महालवाड़ी सिस्टम। और इसकी जो जिम्मेदारी होती थी, जैसे रेतवाड़ी में 30 साल के लिए के लिए सिस्टम लागू था, ये सिस्टम था 20 से लेके 30 साल के लिए लागू हुआ था। और इसमें जो लगान चुकाने की जो जिम्मेदारी होती थी पूरे गांव को होती थी। महाल का मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी होती। तो पहले जो सिस्टम हुआ, देखो मैं बताता हूँ, परमानेंट जो सेटलमेंट था, तीन आपके कवर हो गए इसमें। पहला था परमानेंट सेटलमेंट वाला, परमानेंट सेटलमेंट वाला, फिर रैयतवाड़ी वाला, फिर महालवाड़ी वाला। परमानेंट में क्या है, जमींदार आ गए थे आपके, इसमें जमींदार आ गए थे। रैयतवाड़ी में आपके किसान आ गए थे, और महालवाड़ी में आपका पूरा मोहल्ला या गांव आ गया था एक तरीके से। तो तीनों अलग अलग है। ये आपका लागू हुआ था भारत के 19% पे, ये आपका हुआ था 51% पे, और ये आपका लागू हुआ था 30% पे। मतलब इतने एरिया में लागू हुआ था। ये आपका 30 साल के लिए लागू हुआ था, ये 20 से 30 साल के लिए लागू हुआ था, और ये उससे भी ज्यादा टाइम के लिए लागू हुआ था। तो जो बेनेटिक के टाइम पे, उस टाइम क्या था, जो लॉर्ड हेस्टिंग से बाद आए थे बेनेटिक, विलियम बेनेटिक, उसने मार्टिन बर्ड नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जिसने खेतों के मानचित्र बनाए। इसलिए मार्टिन जो बर्ड को बोलते हैं भारत का भू राजस्व मतलब कि रिवेन्यू का एक तरह से पिता माना जाता है। तो ऐसे आई थिंक आपके तीनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। पहला परमानेंट सेटलमेंट वाला, इस्टमरारी वाला, रेतवाड़ी और महालवाड़ी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।